चलिए, आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2023 तो हो गया है, उसका पेपर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। अच्छा, जहां तक मैंने अभी तक पेपर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी है, उसके हिसाब से मेरे को ये पता चला है कि जो नीट का पेपर है वो बायोलॉजी का पेपर स्पेशली बात करेंगे। हालांकि सारे पेपर की मैं बात कर लूंगा यहाँ पे, तो मैं बायोलॉजी की पहले बात कर लेता हूँ। तो मैंने फाइंड आउट किया है कि पेपर इजी था, एनसीईआरटी से था। जूलॉजी वाला कुछ पोर्शन है वो थोड़ा सा बाहर से दिख रहा है, मतलब 2-4 क्वेश्चन वो हर साल आते हैं कि जूलॉजी से कुछ क्वेश्चन बाहर से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा बाहर से आएंगे क्वेश्चन, और आते भी है, हर साल आते हैं। पर अपन मेनली पेपर को बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी से है, और पेपर का लेवल ठीक ठाक है। इजी नहीं बोल सकते, एकदम इजी नहीं है, अच्छा लेवल है। बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने पूरी साल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रखे थे तो मैं कहता हूं ये पेपर आपके लिए इजी है। हालांकि पिछले साल भी आपको एसएसआर रीजन के क्वेश्चन मिले थे, इस बार फिर आए हैं। एसएसआर रीजन के क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं अपन सीधे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास में जो पेपर का कोड आया है उसका बेटा कोड है कौन सा, H6 वाला पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उसमें मेरे पास में सीक्वेंस में नंबर वो क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं आपको क्वेश्चन बोल के बताऊंगा और आप सुनती जाइएगा और जल्दी जल्दी आपसे आप मैच करते जाइएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 107। 106 क्या है? 106 में तो यार AR वाले क्वेश्चन अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन सीधे क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो 107 क्वेश्चन का आंसर क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से शुरुआत हुई है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम। मैंने एक यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी बार बताया है कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें जो ये आर है ये रेस्पिरेटरी लॉस है। क्या है ये? रेस्पिरेटरी लॉस। तो रेस्पिरेटरी लॉस वाला आंसर कौन सा इसमें? 107 में रेस्पिरेटरी लॉस वाला आंसर है इसमें 1, फर्स्ट ऑप्शन 107 में फर्स्ट ऑप्शन। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 108 में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स ऑफ इन द कॉर्न कॉब। भाई वो कॉर्न कॉब में जो टेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इसमें ऑप्शन दे रहेगा डिस्पर्स नहीं, प्रोटेक्ट सीड नहीं, अट्रैक्ट इंसेक्ट नहीं, ट्रैप पोलन ग्रेन करते हैं। तो 108 में आंसर जाएगा 4, ट्रैप करते हैं पोलन ग्रेन को। H6 कोड है अपने पेपर का, क्वेश्चन मैंने 107 बता दिया। क्या आंसर आएगा? रेस्पिरेटरी लॉस फर्स्ट आंसर, 108 में फोर्थ आंसर। 109 की बात करेंगे, देखो which hormone promote internode petiole elongation in deep water in rice। राइस में जो पिटियोल का इंटरनोड इलोंगेट करता है वो हार्मोन है बेटा, कौन सा? तो 109 का सीधा आंसर आप याद रखोगे इथाइलिन। कौन सा आंसर है? इथाइलिन इसका आंसर जाएगा। तो आंसर है इसका फर्स्ट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 110 द फिनोमिना ऑफ पिलियोट्रोपिज्म रेफर टू। पिलियोट्रोपिज्म क्या होता है? पिलियोट्रोपिज्म एक जीन है और वो बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करता है। आंसर देखिएगा, ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, मोर देन वन जीन, नो प्रेशर सेवरल। नहीं, पहला ही आंसर इसका आंसर 110 का आंसर कौन सा है? फर्स्ट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अरे यार ये तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल तो क्या है? ये तो टीआरएनए आएगा। टीआरएनए इसमें आंसर दे रहेगा कौन सा? इसमें दे रहेगा आंसर लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए एस 5s आरएनए एंड एसएनआरएनए। तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा किसका? 111 का आंसर है बेटा फोर्थ ऑप्शन। पेपर का कोड मैंने बता दिया है, H6 का कोड 111 का आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 112 का आंसर देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक में एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से नहीं देखा तो ये क्वेश्चन आपने गलत किया होगा पक्का। और इसका आंसर बेटा देखो, एक दो ऑप्शन सेम है, सिमिलर, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसमें सिमिलर जाएंगे, और वो है ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ये आंसर इसका सही है। कई बच्चों ने इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन टिक किया होगा, ऑल जीन दैट एक्सप्रेस एज प्रोटीन। नहीं बेटा, इसका आंसर जाएगा थर्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 112 का आंसर जाएगा कौन सा? थर्ड ऑप्शन, आरएनए वाला जाएगा, प्रोटीन वाला इसमें आंसर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इसके बाद में 112 डिस्कस हुआ। इसके बाद में देखो आगे देखते जाएगा, 112 में कौन सा आंसर जा रहा है? थर्ड आंसर। हाँ बिल्कुल थर्ड आंसर जा रहा है। आगे जाओ,
आगे चलते हैं, आगे आगे अपन जाएंगे तो 113 का आंसर देखो। 113 क्या है? अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड। मतलब इसने ये बता दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल पहली बार किसने बताया? तो बेटा आपने इसमें अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ये किसने बताया होगा? ये बताया यार किसने? ये बताया बेटा किसने? एवरी मैकलॉड और मैकॉर्टी, विल्किंस, फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे चेस। अल्फ्रेड हर्शे चेस ने इसका सबसे पहली बार डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका आंसर बेटा जाएगा फोर्थ आंसर जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन जाएगा। इसके बाद में अमंग द इविल क्वाड्रेट विच वन ऑफ द, ये तो कहां से आया? ये आंसर, ये बेटा क्वेश्चन है किसका? इकोलॉजी का क्वेश्चन है, और ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने हैबिटाट लॉस किया है तो वो कौन है? हैबिटाट लॉस तो हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन है वो बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा लॉस है। बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा लॉस क्या है? हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा 114 का आंसर जाएगा इसमें थर्ड। क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। फिर 115 का द थिकनेस ऑफ ओजोन है, बहुत इजी है, डॉप्सन यूनिट आएगी यार। 115 में डॉप्सन यूनिट आएगी तो बेटा इसमें आप आंसर जाएगा थर्ड। 115 में थर्ड आंसर जाएगा। फिर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर डिवीजन कब करता है? देखो देखो एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम दो पार्ट में डिवाइड नहीं, क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, मतलब 2n कंडीशन कैसी बनती है? nn। ये क्या बोल रहा है? सेंट्रोमियर डिवीजन। देखो एक क्रोमोसोम इस तरीके से डिवाइड करता है, ये क्रोमोसोम की 2n कंडीशन s इस तरीके से डिवाइड करने में सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा। सेंट्रोमियर डिवाइड बेटा ऐसे होता है, यहां से अगर क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका आंसर जाएगा एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड, तो 116 का आंसर जाएगा फर्स्ट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 116 का आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा बेटा, ध्यान से देखते जाइएगा। इसके बाद में देखो स्प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन जुवेनाइल कॉनिफरस हेल्प हिस्टामाइन द मैच्योरिटी पीरियड दैट लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन है? जियाटिन, एब्सिसिक एसिड, इंडोल, ब्यूटारिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा आंसर जाएगा इसमें? जिब्रेलिक एसिड। 117 में इसका आंसर जाने वाला बेटा जी कौन सा? फोर्थ ऑप्शन जाने वाला है। अगर आपने ध्यान से देख रखा है तो ये क्वेश्चन सारे अभी तक मेरे को एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिला, ठीक है ना। आगे चलो 118 पे चलते हैं। 118 का आंसर क्या जाएगा बेटा? द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर विच सब स्टेज ऑफ प्रोपेज फर्स्ट इन मियोसिस। मैंने यार ये पिछला अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोपेज फर्स्ट की सब पेजेस आप याद करके जाइएगा। ये क्या बोल रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहां पे बनता है? क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बनता है बेटा जी किसमें? पैकाइटिन फेज में। तो 118 में आंसर जाएगा इसमें फोर्थ जाएगा क्या? वेरी गुड। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। कहां पहुंच गए अपन? 119 पे। तो 119 वाला फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो अपन बाद में करेंगे बेटा। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, अब 112 पे चलते हैं, सॉरी 120 पे चलते हैं। 120 वाला आंसर कौन सा है? अपॉन एक्सपोज द यूवी रेडिएशन डीएनए स्ट्रैंड इथिडियम ब्रोमाइड। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है। इथिडियम ब्रोमाइड डाल दे तो क्या दिखता है? ब्राइट येलो कलर, बिल्कुल गलत बात। ब्राइट ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर, मतलब इसमें आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन। 112 में कौन सा आंसर जाएगा? सेकंड ऑप्शन। क्या इजी क्वेश्चन है यार। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑफ सम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस किसने रिलेशन किया बताया था ये? तो मेरे हिसाब से इसने बताया था, किसने? अल्फ्रेड स्टूडेंट ने बताया था बेटा जी। तो 121 का आंसर जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। देखते जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है यार सीधी। ये तो फिर इन जीन गन मेथड में टंगस्टन और गोल्ड, यार कितना इजी क्वेश्चन है, सीधी एनसीईआरटी की लाइन आई है। वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है। 1 आंसर रहेगा 112 का। फिर इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीप मीजोफिल सेल आर पुट इन कल्चर। यार मीजोफिल सेल पता है क्या होती है? मीजोफिल सेल वो होती है जो डिफरेंशिएशन से बन जाती है। तो डिफरेंशिएट होके कौन सी सेल बन गई? डिफरेंशिएट होके परमानेंट सेल बन गई। परमानेंट सेल को वापस अपन को डिवीजन फेज में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? डी डिफरेंशिएशन। तो 1, 2, 3 का जो आंसर जाने वाला है ना बेटा वो डी डिफरेंशियल से जाने वाला है, और इसका आंसर जाने वाला थर्ड ऑप्शन। क्या जाने वाला है? थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसके बाद में 1, 2, 4 इसमें विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
मैंने यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर क्या देना है बेटा जी? मैग्नीज। मैग्नीज देना, कॉपर नहीं जाएगा, मोलिब्डेनम मैग्नीशियम नहीं जाएगा, मैग्नीज जाएगा। तो थर्ड आंसर जाएगा किसका? 1 2 4 का थर्ड आंसर। इजी है यार, अभी तक तो बहुत इजी दिख रहा है मेरे को पेपर। इसके बाद में अपन आगे चलते तो बेटा जाओ, आई लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर नेक्टर सीड। लार्ज अगर साइज है, कलरफुल फ्लावर है, तो ये कहीं पे इंसेक्ट को अपनी ओर बुला रहा है। तो इसमें बेटा जी जो पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट से पोलिनेशन होने वाला है। तो 1 2 5 का जो आंसर है वो जाने वाला क्या? इंसेक्ट पोलिनेशन, थर्ड ऑप्शन। क्या जाएगा? थर्ड ऑप्शन। 1 2 6 एसएसआर रीजन का क्वेश्चन है। एसएसआर रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। H6 कोड है वो पेपर डिस्कस कर रहा हूं। नंबर में क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं, कौन से पे? 125 पे पहुंच गया हूं। 125 के बाद में 126 एआर वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विच आयोडीन बिकॉज सेलुलोज आयोडीन ब्लू कलर नहीं दे रहा है, क्यों? इट डज नॉट कॉम्प्लेक्स हेलिकेज हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ब्रेक्स आयोडीन रेक डाइसल्फाइड। फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एमाइलेज होता है ना उसमें ऐसे हेलिक्स होते हैं और उसमें आयोडीन फंसा होता है ऐसे, और यहाँ पे सेलुलोज में कुछ ऐसा नहीं होता। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं है, और आयोडीन टेस्ट ही देता है, तभी वो वहां पे क्या देता है? ब्लू कलर देता है। तो 127 में जो आंसर जाने वाला ना बेटा वो जाने वाला फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है क्या? इसके बाद में 128 फिर से यार वाला क्वेश्चन आया। 129 देखते हैं। हिस्टोरिकल कन्वर्जन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट। कितना एग्जीक्यूशन है? एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि बायोडाइवर्सिटी का जो लास्ट पोर्शन है ना उसमें जो कब कब सबमिट हुआ है वो आपको देखे जाना है। ये अर्थ समिट की बात कर रहा है, तो ये आंसर जाएगा इसमें 1992 रियो डी जेनेरियो। तो इसमें बेटा जी 129 का जो आंसर है वो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कितना? फोर्थ ऑप्शन। फिर मोमेंट एंड अकोमोडेशन ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय एक्सप्लेन बाय। किसने बताया? इसमें अगर आयन का मूवमेंट अक्रॉस आयन हो रहा है और अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बताओ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? पैसिव की एक्टिव? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एनर्जी का वो यूज किया जाएगा। ये भी मैंने बोला था कि टेबल देख के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एनर्जी यूज की जा रही है, किस तरीके से नहीं की जा रही। तो इसमें आंसर जाएगा 130 का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड ऑप्शन। ठीक है। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन किसमें? एक्साइल प्रेजेंटेशन सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। टोमेटो, डायंथस नहीं, चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन, बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन जाएगा इसमें। 131 में चाइना रोज, पिटूनिया, लेमन। बेटा ये आपको सीधा एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। 131 में जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है कौन सा? सेकंड ऑप्शन जा रहा है। इसके बाद में H6 कोड है, मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं, देखते जाना। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन चिल्ड एथेनॉल डालेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा किसका? डीएनए का प्रेसिपिटेशन होगा। तो यार 132 में जो आंसर जा रहा है ना वो जा रहा है फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड एथेनॉल। अगर आपने डीएनए को आइसोलेशन वाला वो टॉपिक पढ़ रखा है बेटा तो आपको सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। इसके बारे में बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। हाउ मेनी एटीपी डीएनए एटीपी और NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग केल्विन साइकिल? अरे यार केल्विन साइकिल जब चल रहा होता है बेटा तब आपको एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूं। एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए 3 ATP और 2 चाहिए बेटा NADPH2। तो देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? C6H12O6। कितने कार्बन? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करो यार, 6 से मल्टीप्लाई करो इसको, 18 12। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। लो 134 में कौन सा आंसर? सेकंड। अरे यार 133 तो किया ही नहीं मैंने, तो 133 करता हूं पहले। 133 क्या है? अमंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन डीएनए टेस्ट पर कितना एग्जीक्यूशन है, तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए था, फोर्थ ऑप्शन। 133 में एस फेज में डीएनए अपने आप को डबल करता है, तभी बोलते हैं कि सेल एक बार अगर एस फेज में चली गई ना तो उसकी मजबूरी हो जाएगी डिवीजन करना, क्योंकि डीएनए क्या हो गया? डबल हो गया। इसलिए वो बेटा एस फेज में अपने आप को डबल करता है। 2C से 4C होता है ना एनसीईआरटी की लाइन में सीधी। फिर 134 मैंने अभी बता दिया। कौन सा आंसर जाएगा? 18 ATP और 12 NADPH2। कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन आया। उसके बाद में बेटा जी फिर से क्या आया? बहुत इजी क्वेश्चन फिर से आ रहा है मेरे को लग रहा है। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लोइड, डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सीक्वेंस। यार बताओ
सिनर्जिड सेल कहां पे होती है? एग सेल के पास में। सिनर्जिड सेल दो, एन एन कंडीशन, वो एम्ब्रियो सेल का डायग्राम याद करो, उसमें एग सेल के पास में दो सिनर्जिड सेल होती है, वो एन कंडीशन में होती है। एन हैप्लॉइड पहले दिख रहा है, हैप्लॉइड, तो सिनर्जिड सेल बिल्कुल। डिप्लॉइड सेल, एंटीपोडल सेल नहीं। सिनर्जिड सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं 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 नहीं, तो सिनर्जिड सेल जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड, तो इसमें आंसर जाएगा यार 3-5 में आंसर जो जा रहा है वो सिनर्जिड सेल जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो फर्स्ट ऑप्शन ही जा रहा है इसमें, तो बहुत इजी है। तो आगे देखते जाइएगा, आगे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 136, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है ये? तो यार मेस द कॉलम का क्वेश्चन है, मैंने बताया था, वो टेबल आपको देख के जानी है, सीधी की सीधी टेबल ही यहाँ पे छाप दी गई है। क्या बताया जा रहा है? म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म में दोनों दोनों पॉजिटिव, तो पहले में ऑप्शन जा रहा है फोर्थ। फिर जा रहा है कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एमेंसलिज्म में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पैरासिटिज्म में, पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है बेटा? एक को घाटा हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। एक को घाटा एक को फायदा किसमें है? ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो इसमें आप मैच करो, इसमें क्या मैच करो? पैरासिटिज्म डी में क्या जाएगा? डी में जाएगा पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को घाटा, थर्ड जाएगा, तो थर्ड तो दो में दे रखा है, थर्ड और फोर्थ में। और फिर आपको मैंने क्या बोला? म्यूचुअलिज्म में तो फर्स्ट में फोर्थ और लास्ट में थर्ड, तो इसमें बेटा जी जा रहा है। और यार फिर से आगे गलत है, हो गया। तो ये कमेंसलिज्म में क्या बताया मैंने? कमेंसलिज्म बताया एक को क्या हो रहा है? एक को कोई फर्क नहीं। थर्ड में सी में जो एमेंसलिज्म है उसमें जाएगा सेकंड ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा सर। 136 में फोर्थ जा रहा है बेटा, आप मैच करके देखना, एनसीईआरटी की सीधी टेबल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में 137 आयरन का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है, बोरोन का क्या रोल है? बोरोन का मैंने बहुत बार बताया आपको, बोरोन का जो रोल होता है ना वो बेटा होता है सेल इलोंगेशन में। तो सेल इलोंगेशन में तो सी में जा रहा है फोर्थ, सी में 2 में फोर्थ दे रखा है। फिर बोरोन की बात करेंगे, बोरोन की बात कर ली। मोलिब्डेनम कहां पे होता है? मोलिब्डेनम किस में रोल प्ले करता है? कंपाउंड ऑफ नाइट्रेट रिएक्टेज, कंपाउंड ऑफ नाइट्रेट रिएक्टेज में मोलिब्डेनम रोल प्ले करता है। उसके बाद में आयरन क्या करता है बेटा? तो आयरन करेगा इसमें क्या? तो इसमें मेरे हिसाब से जो आंसर मेरे को दिख रहा है बेटा वो दिख रहा है मेरे को फर्स्ट ऑप्शन। क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। एक बार आप दोबारा से चेक जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें मेरे को आंसर दिख रहा है 137 में फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप चलेंगे आगे, तो मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये अपन डिस्कस नहीं करेंगे अभी। 139 में फॉलोइंग कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी बताओ। प्रोटॉन पंप और इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस, ये ऑप्शन जाएगा इसमें कि इसमें रिक्वायरमेंट कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या बता रहा है वो ये बता रहा है कि एटीपी का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। तो वो आपने F1 पार्टिकल F नोट पार्टिकल के बारे में बात की गई होगी, तो आपने 139 में जो आंसर जाएगा बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, एक बार फिर से चेक कीजिएगा, आप पता चलेगा आपको कि क्या मैं बोल रहा हूं। उसके बाद में बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ट्राइकार्बोक्सिलेशन, नेक्स्ट द कॉलम का सीधा क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव डिकार्बो। मेरे को बताओ सबसे इजी इसमें ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस को बी से फोर्थ मैच करवाया तो बी में फोर्थ 4 जगह मैच, 3 जगह मैच हो रहा है, ईएमपी पाथवे। उसके बाद में पहला कट कर दो, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सी में जाएगा थर्ड, सी में थर्ड और बी में फोर्थ। लो सेकंड ऑप्शन आ गया, पहले में सेकंड आ गया, और उसके बाद में ट्राइकार्बोक्सिलेशन सिंथेटेज, ये तो आपने बेटा C3 साइकिल में पढ़ी रखा है। तो इसका आंसर जाने वाला है क्या? इसका आंसर जाने वाला सेकंड ऑप्शन। क्या जाने वाला? सेकंड ऑप्शन इसमें जा रहा है, सही है, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या जा रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम थर्ड, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जाएगा। किसमें? 144 में बेटा जा रहा है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिर से मिल रहे हैं। एम पेज, G1 पेज, क्वेश्चन पेज, G1 पेज, बहुत इजी क्वेश्चन है 146। इसमें एम पेज में क्या होता है? G2 पेज में क्वेश्चन पेज बताओ। क्वेश्चन पेज मतलब इसमें इनएक्टिव पेज है, इनएक्टिव पेज मतलब सेकंड ऑप्शन। बी में, सी में सेकंड, सी में सेकंड, एक ही ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट ऑप्शन। 146 में फर्स्ट जा रहा है बेटा, ठीक है क्या। उसके बाद में आंसर 151 में ये क्या दे रखा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व पर्पस अर्ली डायग्नोस डिजीज फॉर द अर्ली ट्रीटमेंट? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर,
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीरम यूरिन एनालिसिस। देखो इसमें ये बोला है कि टेक्निक डज नॉट सर्व, कि इसमें टेक्निक का यूज किसमें नहीं, पीसीआर किया जा रहा है, इसमें बेटा जी एलाइजा किया जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सीरम एनालिसिस चाहिए, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 151 में फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप आंसर मैच कीजिएगा, इसमें टीनिया पैरामीशियम फेरेटिमा और ये पेरीप्लानेटा, इसमें आपको क्या चेक करना है, इसमें आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है, तो टीनिया किससे बिलोंग कर रहा है, टीनिया प्लेटेलमिंथिस है, प्लेटेलमिंथिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल, तो ए में जा रहा है थर्ड ऑप्शन, ए में थर्ड एक ही दे रखा है बेटा, तो इसमें आंसर जाएगा कौन सा, फर्स्ट आंसर जाएगा किसमें, 153 में फर्स्ट आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा, फटाफट देखिएगा। इसके बाद में बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है जो क्योरेबल नहीं है, कि क्योरेबल है, क्योरेबल 3 दे रखी इसमें, क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी नहीं होती बेटा, और कौन सी जेनेटल हर्पिस नहीं होती, और एचआईवी क्योरेबल नहीं है। इसके अलावा कौन सा दे रखा है इसमें, गोनोरिया दे रखा है, क्या गोनोरिया इसमें दे रखा, गोनोरिया ट्रीटेबल है, इसमें आंसर जाएगा 4। 154 में क्या आंसर जाएगा, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। उसके बाद में मैंने बताया था आपको PQRS कॉम्प्लेक्स ST ECG आपको एक बार जरूर रिवाइज करके जाना है। इसमें बेटा जी एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, आप जरूर चेक करके देख लेना, इसमें सीधा आंसर इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेपर्ड एंड लाइन फॉरेस्ट ग्रासलैंड, इसमें ये इंट्रक्शन दे रखा है, टेबल दे रखी है 165 में, 165 थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा मेरे को। इसके बाद में आगे चलता हूं, मैं आगे चलूं तो फिर मेरे को दिख रहा है क्या कि विच वन, ये 178 क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को आगे, इसमें विच वन ऑफ विच इन विच ब्लड कैप्सूल्स द एचआईवी अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, तो ये बेसोफिल, इयोसिनोफिल, T4 सेल, T4 से ये TH सेल पे अटैक करता है बेटा, ये TH सेल पे क्या करता है, अटैक करता है। इसका आंसर 178 का जो आंसर जा रहा है वो जा रहा है कौन सा, TH सेल, मतलब थर्ड ऑप्शन TH सेल, ठीक, TH सेल इसका आंसर जा रहा है। इसके बाद में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फिर से आया। इसके बाद में देखो 181 का जो आंसर है वो क्या जा रहा है, देखो वेसेक्टोमी किसमें है, कोइटस इंटरप्रेटस क्या है, तो देखो वेसेक्टोमी किसमें होती है, वास्ट रेफरेंस कट करना, वास्ट रेफरेंस कट करना बेटा सर्जिकल मेथड है, फर्स्ट ऑप्शन पहले में थर्ड, कोइटस इंटरप्रेटस क्या है, नेचुरल मेथड है, फोर्थ पहले में थर्ड, बी में फोर्थ, एक ही ऑप्शन में मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन आप चेक कर लेना, इसमें 181 में फोर्थ ऑप्शन जाएगा। 181 में कौन सा ऑप्शन जा रहा है बेटा, फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन दिख रहा है वैसे वैसे मैं आपको सोल्व कराते जा रहा हूं, आप देखते जाओ धीरे धीरे। लॉजिस्टिक ग्रोथ कहां पे होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पे होती है, एक्सपांडिंग एज पिरामिड क्या है, स्टेबल एज क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ बताओ। लॉजिस्टिक ग्रोथ ऐसे आएगी, कैसे, ऐसे सिग्मोइड कर्व बनेगा, सिग्मोइड कर्व में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो पहले में जाएगा सेकंड, पहले में सेकंड ही जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो बी में आएगा फर्स्ट, पहले में सेकंड, बी में फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन में जा रहा है। तो 190 में जो आंसर है, यहां पे लिख देता हूं 190 में बेटा जो आंसर है वो क्या है, 190 में जो आंसर है वो है मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन, क्या थर्ड ऑप्शन। बी में क्या जा रहा है, देखो ए में लॉजिस्टिक, ए में तो लिमिटेड रिसोर्सेज, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड, तो इसमें एक्सपोनेंशियल में बी में जाएगा फर्स्ट, और सी में क्या जा रहा है, एक्सपांडिंग एज पिरामिड। एक्सपांडिंग कहां पे होता है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो बी में जा रहा है, हाँ इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड रिसोर्सेज आएंगे तो फर्स्ट में ए आएगा, फर्स्ट में ए तो सब में ही है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहां पे हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है बेटा जहां पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो बी में आएगा फर्स्ट, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। थर्ड आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में which one of the following statement is correct, बेसोफिल is most abundant cell of the total WBC, नहीं यार बेसोफिल थोड़ी होती है, बेसोफिल सबसे ज्यादा थोड़ी होती है, नहीं गलत बात है। इसके बाद में बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन में हिपेरिन, बिल्कुल सही बात है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन रिस्पांस, बिल्कुल सही बात है। बेसोफिल हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस वो आप देखना पड़ेगा। बेसोफिल आर ए ग्रेनुल, नहीं ग्रेनुलोसाइट होती है, बेन ग्रेनुलोसाइट है। बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल क्या है बेटा ग्रेनुलोसाइट, बाकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है एग्रेनुलोसाइट, तो बेसोफिल क्या है ग्रेनुलोसाइट है। इसका आंसर ई गलत है, ई गलत है, और इसमें आपको ए भी गलत है। ई और ए कहां पे है, ई और ए तो है ही नहीं इसमें, ई और ए एक इसमें बेटा बेसोफिल सेल
मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द सेल। इसमें करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि वो, हाँ करेक्ट आंसर पूछा तो ए करेक्ट है, सॉरी बी करेक्ट है बेटा इसमें, और इसमें करेक्ट है कौन सा, सी करेक्ट है। बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, बाकी तो इसमें गलत है। हाँ बी और सी इसमें करेक्ट है, तो बी और सी में फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। तो इसमें 191 में आपको जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में आप देखो, इसमें देख रहे थे पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किसमें देगा, लिम्बिक सिस्टम है हाइपोथैलेमस, थर्ड ऑप्शन। 192 में थर्ड ऑप्शन लिम्बिक सिस्टम दिमाग में आया। बिहेवियर में आपको समझ में आया होगा नॉट एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। ये 193 जो क्वेश्चन है ना, ये बोल रहा है कि इन ब्रीडिंग में अपन को एडवांटेज क्या नहीं है। देखो बेटा जी, इसमें डिजायरेबल जीन को अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यू इन ब्रीडिंग। हाँ अपन क्या बोल रहे हैं कि इसमें अपन को जो घाटा होता है वो क्या है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बाकी देखो इसमें अपन डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को अपन मतलब क्या क्या कर सकते हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और क्या है बेटा जी, इसमें एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, ये भी कर सकते हैं। इसमें अपन को ये एक कारण घाटा हो जाता है कि इसमें अगर अपन कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग कराते रहते हैं तो अपने को क्या मिलता है, प्रोडक्टिविटी में लॉस होता जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन। तो 193 में क्या जा रहा है, सेकंड ऑप्शन जा रहा है। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। ऐसे करते जाओ। उसके बाद में 198 निकालो। 198 में क्या दे रहेगा बेटा कि एमआरएनए है, एमआरएनए की सीक्वेंस ये बता रखी है और ये बोला कोडिंग स्ट्रैंड। मेरे को बताओ कोडिंग स्ट्रैंड एमआरएनए जैसा ही तो बनता है, तो कोडिंग स्ट्रैंड देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एमआरएनए बन रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड ये मान लेता हूं मैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा ये 3 days to 5 days, इस पे एमआरएनए बना है। एमआरएनए की सीक्वेंस आपको दे रखी है, ये एमआरएनए बनता है कोडिंग जैसा, इसके जैसा बनेगा। तो कोडिंग का सीक्वेंस क्या होना है, तो एमआरएनए वैसा का वैसा लिख दो, 5 to 3 लिख दो। कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है, यू की जगह टी कर दो, यू की जगह टी, और बाकी सेम सीक्वेंस। तो यू की जगह टी बेटा ए यू ए टी सी जी, फर्स्ट ऑप्शन ही जाएगा। तो 198 का जो आंसर है वो क्या है बेटा, 198 का जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है क्या। आप देखते जाइएगा, इसमें कोडिंग स्ट्रैंड और एमआरएनए में ज्यादा फर्क है नहीं। इसके बाद में बेटा जी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इतने क्वेश्चन आप देखना और चेक करना। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि गलती से अगर आपके नंबर कम बन रहे हैं, देखो बायोलॉजी का पेपर तो मेरे को थोड़ा इजी लगा है, अगर आपने सही से ध्यान से अटेम्प्ट किया है तो आपके नंबर आने चाहिए इसमें 300 के अराउंड। नॉर्मल अगर आपने तैयारी की तो 300 के अराउंड आपके नंबर आने चाहिए। सिलेक्शन के लिए मिनिमम 300 नंबर रिक्वायर्ड है। और अगर किसी ने अच्छे से अटेम्प्ट किया और ध्यान से किया तो बेटा इसमें 340 नंबर लाना इजी है, इजी है, बहुत हार्ड काम नहीं है, ठीक है। अगर नहीं हुआ गलती से तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यार एक बात होती है कि हारना कुछ हारने जैसी चीज होती नहीं, फेल होने जैसी कोई चीज होती नहीं है। या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है। इस नेचर में दो ही चीजें रोल प्ले करती है, या तो इंसान क्या करता है, या तो इंसान जीतता है या फिर वो सीखता है। हारना फेल होना ऐसे वर्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, बाकी चीजें अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।